यूट्यूब पे भास्कर मंडल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार भास्कर जी। नमस्कार अनुभव जी। धन्यवाद। अनुभव जी कह रहे हैं उत्तम कार्य है जी। कोशिश ये है कि इन सेशंस के माध्यम से आप लोगों तक जितनी अधिक से अधिक जानकारी हम पहुंचा सकें, और जो एक्सपर्ट हैं जिन्हें उन टॉपिक्स के बारे में पता होता है उनको हम आपके साथ सीधे जोड़कर एक सवाल जवाब और एक बढ़िया डिस्कशन कर सकें, तो इसी की कोशिश है हमारी। जैसे कल हमने मिर्च की खेती पर बातचीत करी थी केवीके के साइंटिस्ट डॉक्टर एस के त्यागी से, और काफी लोगों ने लाइव आकर अपना सवाल पूछा। जो मिर्च में जो मुख्य बीमारियां हैं, जो मुख्य परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है स्थिति में, उसके बारे में लोगों ने जाना। तो आज हम राहुल जी के साथ ये कर रहे हैं। बस 2-4 मिनट का और समय ले रहा हूं मैं, कुछ और भी लोग आ जाएं, जुड़ जाएं। सौरभ जी नमस्कार, दीपक जी नमस्कार, अमित कुमार जी। आपके सवालों का उत्तर भी दिया जाएगा। नमस्कार अजय जी, नमस्कार भुवनेश जी, प्रवीण जी भी आ गए हैं। ठीक है, तो राहुल जी अभी काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लोगों ने कमेंट पर हेलो भी लिखा है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने समय निकाला और यहाँ आकर किसान भाइयों से डायरेक्ट बातचीत करने के लिए आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए धन्यवाद। और लोगों को मैं थोड़ा सा आपके बारे में बता दूं। वैसे तो बहुत लंबा समय उसी में लग जाएगा अगर मैं आपकी सारी चीजों के बारे में अगर मैं बताने लग जाऊं कि आपने क्या क्या किया है। फिर भी अगर 1-2 लाइन में उसको समराइज करने की कोशिश करूं तो राहुल जी NIT जमशेदपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने MBA किया हैदराबाद से, इंडियन बिजनेस स्कूल से। उसके बाद ये काफी सालों तक IT फील्ड में काम करते रहे। उसके बाद टोटल इनका 15 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद इन्होंने सोशल फील्ड में कदम रखा और पिछले 6-7 वर्षों से एग्रीकल्चर फील्ड में अलग अलग रोल्स में अलग अलग चीजों के माध्यम से, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से किसानों की मदद करते आ रहे हैं। और राहुल जी खुद थोड़ा सा बता दें कि अपने बारे में, और आज उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम लोग किस टॉपिक पे आज बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं आप सभी लोगों का और कृषिफाई के टीम को धन्यवाद देता हूं मुझे आमंत्रित करने के लिए और आप सभी के सामने साझा होने के लिए। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं अपने बारे में संक्षेप में बता दूं। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इन्फोसिस और जिंदल स्टेनलेस जैसी कंपनी में 10 साल काम किया, और उसको करने के बाद मैं कृषि से जुड़ गया, क्योंकि कृषि से मेरा रुझान भी रहा उसके बाद, और मेरी बैकग्राउंड भी खेती से जुड़ी रही। आज यहाँ आप लोग के साथ मैं अपने विगत 6 सालों की कृषि के एक्सपीरियंस को साझा करना चाहूँगा, और किस तरह से हमने किसान भाइयों के लिए नए तरीके और छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर उनके उत्पादन को बढ़ाया और लागत को कम किया। किसान भाइयों, जैसे आज आपको मालूम है आज की चर्चा का विषय है किसान खेती में लागत कैसे कम करें। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए हमने आज के विषय को 2 हिस्सों में बांटा है। पहले भाग में हम लोग बीज हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, और उसके बाद बात करेंगे यांत्रिकीकरण या मशीन कैसे यूज करते हैं। उसी के साथ नए प्रोजेक्ट से जुड़ के किसान भाई कैसे काम कर सकते हैं और कैसे उत्पाद को बढ़ा सकते हैं, लागत भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज यूरिया, DAP, MOP, पोटाश, सुपर फॉस्फेट, इंडोसल्फान, इन सब नामों से आप भली भांति परिचित हैं। मतलब खेतों में
पैसा जो एक तरह से पानी की तरह अब किसानों को बहाने की मजबूरी बन चुकी है। रही सही कसर तब पूरी हो जाती है जब इनकी वजह से भूमि दम तोड़ने लगती है और पर्यावरण जहरीला हो जाता है, और इनसे उपजे उत्पाद खाकर सिर्फ किसान या उनके परिवार ही नहीं बल्कि तमाम इंसान ऐसी ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं जिनका हमने शायद पहले नाम तक भी नहीं सुना था। आज आपको मालूम होगा कि पंजाब में एक कैंसर ट्रेन चलती है जिसमें अत्यधिक जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड केमिकल यूज करने की वजह से जो पर्यावरण को और शरीर को जो हानि पहुंच रही है उसकी वजह से ये कैंसर पनप रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग और आगे जानकारी एकत्रित करेंगे और जानेंगे इस सेशन में। मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा मिट्टी के जांच के साथ। हमने सबसे पहले पाया इन विगत 6 सालों के कार्यकाल के दौरान कि मिट्टी की जांच करवानी सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। आज वर्तमान में हर कोई किसान चाहता है कि उसके खेतों में अधिक पैदावार हो, और अधिक पैदावार पुरानी पद्धति से आज के समय में संभव नहीं है। इसलिए किसानों को समय समय पर मिट्टी की जांच कराने की आवश्यकता होती है। उस मिट्टी में कौन कौन से फसल उग सकती है उसकी भी जानकारी लेने की आवश्यकता होती है। हमें आज ये समझ लेना जरूरी है कि पहले जनसंख्या जो भारत की थी वो 50 लाख थी, तब भी भारत का क्षेत्रफल लगभग इतना ही था, और आज जब भारत की जनसंख्या लगभग 1.5 गुने बढ़ चुकी है फिर भी क्षेत्रफल उतना ही है। कहने का आशय ये है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ कृषि संबंधी भूमि भी घटती जा रही है। इसलिए अब तकनीकी रूप से कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन अधिक किया जा सकता है इसका जांच कराना बहुत जरूरी हो गया है। और हमने ये देखा है कि बहुत सारे किसान भाइयों को इनकी जानकारी है, लेकिन दूर दराज गांव में आज भी इस जानकारी की अभाव देखा जा सकता है। अगर आज हम लोग देखें तो कृषि को एक व्यापार जैसा देखना चाहिए। मृदा उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। मूल्यवान उर्वरकों, पेस्टिसाइड, जैविक खादों के संरक्षित तथा उचित उपयोग का मार्ग भी मृदा परीक्षण के ज्ञान से ही संभव है। मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगा उर्वरता को कैसे बढ़ाया जा सके, जो हमने अपने किसान भाइयों के साथ ये उपयोग किया है। ये उसको मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। जैसे कि उर्वरकों का प्रयोग हमेशा सॉइल टेस्टिंग या मृदा परीक्षण के आधार पर एवं फसल विशेष की संतुष्टि के अनुसार ही करें। जो जैसा फसल है मिट्टी का परीक्षण के बाद उस फसल का प्रयोग करें। उर्वरक प्रबंधन एक फसल में ना करके बल्कि पूरे फसल चक्र में अपनाएं। फसल चक्र में हरी खाद हम लोग डालते हैं, फसलों के अवशेष जो बचे हुए अवशेष है फसलों के अवशेष को ना जलाएं, उसके अवशेष को दोबारा यूज करें। दलहनी फसलों का समावेश करें। दलहनी फसलों में जैविक उर्वरकों का अवश्य प्रयोग करें। हमने ये देखा है कि फसल चक्र में फसलों का चुनाव इस प्रकार करना चाहिए कि प्रथम फसल के बचे हुए पोषक तत्वों का सही उपयोग हो सके और मृदा में, मट्टी में उस पोषक तत्वों का सही अवशोषण हो सके। उर्वरकों का प्रयोग हमेशा संतुलित रूप में करें, उससे उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि होगी। ये पॉइंट मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि मैं एक आपके सामने डाटा अभी रखूंगा जिसमें कि हम लोग कितना ज्यादा उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि इतना उर्वरक का उपयोग करने के बाद भी हमारा प्रोडक्शन जो है, हमारा उत्पाद है, वो कम होता जा रहा है। सघन खेती में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाएं, जिसमें उर्वरकों के साथ गोबर की खाद, हरी खाद, फसल अवशेषों एवं जैविक उर्वरकों का प्रयोग करें। नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग साल में कई बार करें। फास्फोरस का प्रयोग रबी वाली फसलों में ज्यादा करें। अभी खरीफ का सीजन स्टार्ट होने वाला है, जब रबी का सीजन आएगा तो उसमें फास्फोरस वाले प्रयोग फसलों में करें। फसल चक्र के साथ उर्वरक चक्र भी अपनाएं, जिससे उर्वरक उपयोग क्षमता आ सके। उर्वरकों का उपयोग सही समय पर, सही विधि और सही साधन के साथ करें। अतः संक्षिप्त में मैं यही कह सकता हूं
कि मृदा की उर्वरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। अगर स्वस्थ मृदा होगी तभी हम अधिक अन्न उपजा सकेंगे, बढ़ती जनसंख्या तथा घटते हुए खाद्य उत्पादन के बीच संतुलन स्थापित कर सकेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले चलता हूँ बिहार में, जहां हमने सीरी विधि से धान की बुआई करके अच्छा कमाया और उसमें लागत भी कम हुई और पर एकड़ जो आउटपुट था, जो प्रोडक्शन था, वो भी बढ़ा। हमने कुछ हाइब्रिड बीजों का यूज किया है और जिसमें आपने सुना होगा अराइज 6444 और हाइब्रिड सिंजेंटा का 6302। इसमें हमने क्या किया कि पारंपरिक विधि से जो किसान काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 मजदूरों की जरूरत पड़ती है जब बुआई करते हैं। लेकिन जब आप सीरी विधि से करते हैं तो उसमें केवल 10 से 12 मजदूरों की ही जरूरत पड़ती है, जिससे आपका जो टोटल कॉस्ट है, जो आप मजदूर का जो मजदूरी है, वो कम हो जाती है। साथ में जो औसत उपज है सीरी विधि से वो भी बढ़ जाती है। हमने देखा है औसत उपज करीब 3700 क्विंटल प्रति एकड़ हुई है। इसमें जो सीड दर है, जो बीज दर आप प्रति एकड़ यूज करते हैं, वो भी काफी कम हो जाती है। हमारे गांव, जैसे मैं अगर बात करूं पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के लोगों का और किसान भाइयों का, तो वहां पे जो औसत बीज रेट है वो 14 से 16 किलो प्रति एकड़ दिया जाता है, जबकि सीरी विधि से आप देते हैं तो वो घट के 2 से 3 किलो प्रति एकड़ ही रह जाता है, जो भी एक काफी हद तक आपके लागत को कम करती है। हमने किसानों को सीड रेट देखा है कम करते हुए और उससे बहुत अधिक मुनाफा हुआ है। अगर हम बात करें इसको एक गणित के रूप में, तो हम ये देखते हैं कि लगभग सीरी विधि से आपका नर्सरी बनाने में, रुपाई करने में और निराई गुड़ाई करने में लगभग 6000 से 6200 रुपए तक खर्चा हो जाता है प्रति हेक्टेयर। और वही आप जब पुराने विधि से करते हैं तो 9000 से 10000 रुपए तक प्रति हेक्टेयर खर्च चला जाता है। तो आप देख रहे हैं प्रति हेक्टेयर लगभग 3000 रुपए का बचत यहाँ पे हो जाता है। अगर आप 3 विधि, नर्सरी और बुआई, जब नर्सरी से निकाल के जब आप खेत में लगाते हैं और जब आप निराई गुड़ाई करते हैं, ये तीनों को मिला के लगभग 3000 रुपए की बचत हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सीरी विधि अपनाएं और ये बहुत ही सुंदर तरीका है जिससे कि आप प्रति एकड़ उसी भूमि से ज्यादा लागत, कम लागत में ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं और ज्यादा उत्पाद बढ़ा सकते हैं। मैं आपको कुछ खर्चे के बारे में विवरण देना चाहता हूं, क्योंकि मैं पेशे से इंजीनियर हूं, तो मैं चाहता हूं कि जहां जहां कॉस्ट को कम किया जा सके, जहां जहां खर्चों को कम किया जा सके उसको पहले हम लोग चेक करते हैं कहाँ कहाँ खर्च होते हैं। तो अगर मैं खरीफ में अभी जो सीजन स्टार्ट होने वाला है उसमें अगर मैं धान की बात करूं तो मुख्यतः लोग डीएपी यूज करते हैं, यूरिया यूज करते हैं, पोटाश यूज करते हैं, जिंक यूज करते हैं, जाइम यूज करते हैं और वर्मी यूज करते हैं, और उसके अलावा पेस्टिसाइड यूज करते हैं। ये सब मुख्यतः आता है खर्चों में। इसके अलावा जो सबसे बड़ा खर्चा है वो लेबर का खर्चा है, मजदूरी का खर्चा है और दूसरा सिंचाई का खर्चा है। तो मैं अगर बात करूं, लगभग 300 से 400% ज्यादा लोग यूरिया और डीएपी यूज कर रहे हैं, जबकि उतनी जरूरत नहीं है। मैंने बताया जैसे मिट्टी की जांच करवाने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि मिट्टी में किस चीज की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, जिंक की कमी है, पोटास की कमी है, किस चीज की कमी, उसके हिसाब से आप घटा और बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका लागत प्रति एकड़ बहुत कम हो जाता है। अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ पैडी की, जिस किसान भाइयों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वहां पे लगभग प्रति वर्ष खरीफ में लगभग उन लोग की जो कॉस्टिंग आती है वो 75,000 से 80,000 रुपए आती है सिर्फ खरीफ सीजन में प्रति एकड़। और मुख्यतः वो लोग 3 फसल लेते हैं, धान लेते हैं, हल्दी लेते हैं और मक्का लेते हैं।
इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो कॉस्ट होता है वो डीएपी और यूरिया का जाता है। डीएपी यूरिया लगभग आपका 20% तक खर्च जाता है टोटल खर्च का। अगर मैं दूसरे चरण पे आता हूं जिसमें रबी के बारे में चर्चा का विवरण करते हैं, तो रबी में मुख्यतः मक्का लेते हैं, आलू लेते हैं, सरसों लेते हैं, मसूर लेते हैं, धनिया लेते हैं, लहसुन लेते हैं और गेहूं लेते हैं। इसमें अगर आप प्रति एकड़ खर्च का विवरण देखें तो प्रति एकड़ खर्च लगभग लाख रुपए के आसपास जाती है। 1 लाख रुपए प्रति एकड़ कॉस्ट होती है, जिसमें सबसे ज्यादा खर्च जो जाता है वो आपको जाता है लेबर कॉस्ट में। दूसरा सबसे ज्यादा कॉस्ट जो जाता है वो यूरिया और डीएपी में जाता है। ये कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है क्योंकि किसान भाई जो रिकमेंडेड डोज है, जो जितना डालना चाहिए उससे 4 गुना 5 गुना डाल रहे हैं बिना मिट्टी का जांच किए हुए। किसान भाइयों, आप सभी को पता होगा हम लोग सबसे ज्यादा खर्च यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड पर करते हैं। 1 बीघे में मैंने देखा है लोग 2 बोरी यूरिया डाल रहे हैं, जबकि 25 से 30 किलो यूरिया जाना चाहिए। अगर मिट्टी की हम लोग जांच करवाएं तो पता चलेगा कि नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है, फिर लोग यूरिया क्यों डालते चले जा रहे हैं। ये हमने प्रश्न अपने किसान भाइयों से किया, तब उनको हमने एक चार्ट बना के दिया कि आप कितनी यूरिया, कितनी सिंगल सुपर फॉस्फेट और कितनी एमओपी डालें। तो हमने जो ये देखा है कि प्रति बीघे की अगर हम लोग बात करें, प्रति बीघे की, तो यूरिया लगभग 35 किलो जाना चाहिए, सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 किलो जाना चाहिए और एमओपी लगभग 14 से 15 किलो जाना चाहिए प्रति बीघा। इसका डिटेल में विवरण हम लोग आपको ऐप के जरिए दे देंगे। और जो जिंक होता है, जिंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मृदा के पोषण तत्व में। जिंक 10 किलो प्रति एकड़ 1 साल में देना चाहिए। जी, तो आपने अभी राहुल जी बहुत सही बताया श्री विधि के बारे में। तो उत्पादन में कितना फर्क रहता है? उत्पादन भी श्री विधि से ज्यादा होगा क्या? बिल्कुल, मैं उत्पादन की अगर बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि उत्पादन लगभग आपका दुगना से तिगुना बढ़ जाता है श्री विधि से। और पानी का लागत भी बहुत कम हो जाता होगा। पानी का लागत भी कम होता है क्योंकि ये जो आप एक जगह बुआई करते हैं तो वो मुट्ठे में करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक साथ धान की संख्या ज्यादा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सीरी विधि। तो अगर उस जगह पे ज्यादा धान की बाली निकलेगी तो पैदावार उसी जमीन से ज्यादा निकलेगा। जी जी। अच्छा, तो अगर हमारी जैसे बात चल रही है आज की लागत कम करने की, तो लागत में देखें तो बहुत सारे किसान भाइयों का कंप्लेन रहता है कि वो लोग गलत प्रोडक्ट्स, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स के चक्कर में फंस जाते हैं, चाहे वो बीज हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो। तो बहुत सारी चीजें वो लेकर के आते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता लगता है कि या तो वो काम नहीं किया, या तो वो नकली था, वो डुप्लीकेट था। इसका क्या समाधान है? कैसे ये लोग, इनको क्या सही प्रैक्टिसेस क्या लानी चाहिए? बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। मैं इस प्रश्न को बताने ही वाला था, आपने सही टाइम पे ये प्रश्न हमसे पूछा। किसान भाइयों, कैसे बचे डुप्लीकेट बीज की खरीद से, इसके बारे में मैं आपको 4 पॉइंट बताना चाहूंगा जो मैं अपने किसान भाइयों को हमेशा बताता रहता हूं और टाइम टाइम पे चेक भी करता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको आप गांठ बांध ले, कोई भी खुदरा विक्रेता जो रिटेलर है आपके गांव में या आपके ब्लॉक में, वो अगर अवास्तविक उपज का दावा करता है कि ये बीज ले जाइए, ये 2 क्विंटल के जगह पे 4 क्विंटल देगा, तो कभी भी उसकी बात को ना माने, हमेशा सावधान रहें, क्योंकि वो इसलिए आपको बेचना चाहता है। हो सकता है कि उसमें उसका कुछ अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो, उसमें उसको ज्यादा फायदा हो रहा हो, मुनाफा ज्यादा हो रहा। आपको ये देखना है कि जो भी उपज है वो उपज से अधिक क्यों हो सकती है, क्योंकि आप पिछले 25 साल 30 साल से लगातार खेती कर रहे हैं, तो आपको वास्तविकता की जानकारी है, उसे जानकारी नहीं है, तो आप इससे सावधान रहें। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, कभी भी खुदरा बीज ना खरीदें, हमेशा पैकेट बीज खरीदें। किलो के भाव से भी मुझे जानकारी मिली है, मैंने देखा है किलो के भाव से भी बीज बिकता है और लोग किलो के भाव से बीज खरीदते हैं सिर्फ
ये सोचकर कि ये सस्ती मिलेगी, लेकिन अंत में उसमें बाली नहीं फूटती है, पैदावार कम हो जाता है, बीमारी लगने लगती है, क्योंकि बीज ट्रीटेड नहीं रहती है, उसकी उपचारित बीज वो नहीं रहती है। तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा अधिकृत या रजिस्टर्ड डीलरों से या रिटेलरों से ही बीज खरीदे जिनके पास रजिस्ट्रेशन है। आप जब भी बीज खरीदे तो वो प्रमाणित बीज खरीदे और हमेशा रसीद मांगे। जो भी किसान भाई जब भी बीज खरीदते हो वो हमेशा रसीद मांगे। रसीद के बिना पर ही आप दोबारा उसको क्लेम कर सकते हैं। और हमने ये देखा है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में लोगों को बताया जा रहा है सरकार की तरफ से भी कि आप बीज खरीदते समय रसीद जरूर मांगे, जिससे कि अगर कोई त्रुटि होती है, कुछ परेशानी आती है, तो आप उस रसीद के बिना पे क्लेम कर सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि ये सब 4 विधि से आप अगर इस तरीकों को अपनाते हैं तो आप डुप्लीकेट बीज खरीदने से बचाव अपने आप को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे किसान भाई नोट कर लें, ये मतलब लगभग हर जगह जब भी मैं किसानों से मिला हूँ और उनकी परेशानियों पर बात किया हूँ तो ये हमेशा ही आता है। क्या एक विवेक रावत जी हमसे जुड़े हैं, उनका सवाल है कि मिट्टी की स्वयं जांच कैसे करें, कोई तरीका हो तो बताइए। तो हो सकता है कि उनके आसपास कोई ऐसा लैब ना हो सॉइल टेस्टिंग का। बिल्कुल, उसके लिए मैं, अगर आपकी कोई जानकारी नहीं है मिट्टी की, तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि आप फार्म यार्ड मैन्योर का यूज करें। जो गोबर खाद है उसका ही आप यूज करें, गोबर खाद यूज करें आप। उसमें और विभिन्न प्रकार की जो आपके खेत के अवशेष है उसको यूज करें। मैं आपको अभी बताता हूँ उसको कैसे करना है। आप फसल का उपचार जो हम लोग अभी अपना रहे हैं उसको हम लोग जीवामृत बोलते हैं। आपको क्या करना है, 15 किलोग्राम गोबर लेना है। आप चाहे तो लिख सकते हैं किसान भाइयों, 15 किलोग्राम गोबर लें, 15 लीटर गाय का मूत्र लें और 1 किलोग्राम गुड़ ले, 1 किलोग्राम कोई भी दाल का आटा ले, कोई भी दाल का आटा चलेगा, और 1 किलोग्राम मिट्टी ले। वो मिट्टी अगर बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी होती है तो और भी अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 15 किलोग्राम गोबर और 15 लीटर पशु का मूत्र को मिला लेना है। उसमें गुड़, दाल व आटा को और मिट्टी के साथ मिलाकर इसको रख दे। 15 दिन के लिए इस मिश्रण को किसी छायादार स्थान पे रख ले। उसके बाद जब ये मिश्रण तैयार हो जाता है तो आप 200 लीटर पानी में मिला ले और इसको खेत में खाद के तरह डालने के लिए तैयार है। ये आप हर 21वें दिन इस खाद को खेत में छिड़क सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपको जानकारी नहीं है मिट्टी की जांच कैसे करना है, तो मिट्टी की जो पोषक तत्व है वो अपने आप बैलेंस हो जाएगी इस तरीके से। एक सवाल है, जितेंद्र मांडवी जी हैं, पहाड़ी क्षेत्र से हैं, तो ये लिख रहे हैं कि बरसात का पानी सीधा अपने मूल स्थान के बह जाता है। इस वजह से हमारी तरफ के किसानों को पानी की बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और खेत में खरपतवार बहुत हो जाता है, फसल में बीमारी भी बहुत होता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के जैसे कुछ किसान हैं, हिमाचल के हैं, उत्तराखंड के हैं, तो इनके लिए कुछ थोड़ा सा सुझाव की ऐसी समस्या से, पानी की समस्या से कैसे बचें? पानी, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। तो उस केस में आपको एक चेक डैम, छोटी सी समूह में आप एक चेक डैम बना सकते हैं जो एक पानी की टंकी के रूप में यूज की जा सकती है। मैंने देखा है सिक्किम में जो ये लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो वो तो सीढ़ी नुमा खेत होता है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, पानी का स्रोत के लिए एक छोटी सी टंकी बना देते हैं हर जगह पे। 10 फीट बाई 10 फीट बाई 4 फीट की टंकी बना दिया, जिसमें कि वो पानी एकत्रित हो गया और उस पानी को धीरे धीरे वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि एक तो ऊंचाई पे रहती है तो वो पानी अपने आप ही वो खेत में चला जाएगा अगर आप उसमें एक छोटी सी नल लगा दें। इस तरह से आप छोटे छोटे जगह को ये ब्लॉक बना के आप इस पानी को रोक सकते हैं, या फिर आप गड्ढा करके उस पानी को रोक सकते हैं। बाकी पानी को जो एक्स्ट्रा पानी है आप उसको मेड़ बना के उसको आप बहा सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक बहुत अच्छा सवाल आया है अनुभव दुबे जी का। तो इनका क्वेश्चन है कि जब एक किसान ट्रेडिशनल खेती से, पारंपरिक खेती से टेक्निकल खेती पर जाता है तो कॉस्टिंग बहुत आती है, और एक किसान किस प्रकार का अप्रोच करे कि वो
बिना कॉस्ट बढ़ाए ट्रेडिशनल खेती से टेक्निकल खेती की तरफ बढ़ सके? जी बिल्कुल। सबसे पहले जो मैंने अपने किसान भाइयों को बताया, मृदा जांच, सॉइल टेस्टिंग। अगर आपके पास सॉइल टेस्टिंग की व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो प्राकृतिक रूप से जो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, जो आपके पास है, जैसे गाय का गोबर हुआ, गोमूत्र हुआ, अवशेष हुए, खेत के अवशेष, ये सबको आप नाडेप कंपोस्ट बना के यूज कर सकते हैं। नाडेप की विधि बहुत अच्छी है, जो मैं इसके बारे में जानकारी आपको दे दूंगा इस ऐप के जरिए। नाडेप का एक बहुत सुंदर वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो नाडेप का अगर आप कंपोस्टिंग बनाते हैं तो आपको लगभग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में 50% तक का कमी आ जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर अगर हम जानकारी दे तो भर्मी का महत्व बहुत है। अगर आप 50 क्विंटल 1 एकड़ में भर्मी यूज करते हैं तो लगभग 50% केमिकल से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप 100 क्विंटल प्रति एकड़ यूज करते हैं तो आपको कोई भी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है खेत में। हालांकि अगर मैं अभी किसान भाइयों को देखूं तो अभी खरीफ की सीजन आने वाली है जिसमें अधिक सिंचाई लगेगी, तो उसमें आप 25 से 30 क्विंटल भर्मी खाद या गोबर का खाद आप यूज कर सकते हैं प्रति एकड़, जिससे कि आपकी लागत कम हो जाएगी। तो राहुल जी, एक मतलब मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ, जैसे इनका सवाल था अनुभव जी का, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि अगर कुछ टेक्निकल, जैसे आजकल जो नई तकनीकी आ रही है खेती में कि ड्रिप इरिगेशन लगाना है या स्प्रिंकलर लगाना है या फिर पॉली हाउस में फार्मिंग करनी है, तो ये चीजें करने के लिए इसमें कॉस्ट तो इन्वॉल्व है, लेकिन क्या कुछ सरकार की सहायता है जो कि आम किसान लेकर के इस तरह की नई पद्धतियों की खेती चालू कर सकता है? या फिर जैसे कि आज हम बात करने वाले थे एफपीओ संगठन की, तो क्या उसके थ्रू ऐसा कुछ किया सकता है? नई तरीके की खेती कैसे कर सकते हैं? जैसे लोग अगर सिर्फ इतना ही चेंज करें कि जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे मिर्च की खेती पर, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मिर्च की खेती से एक सीजन में 1 एकड़ से करीब 3 लाख रुपए का मिर्च बेच सकते हैं, 1 लाख की लागत, 2 लाख का मुनाफा। और जो 3 महीने का टाइम बचता है अप्रैल से लेके जुलाई तक का, उस बीच में आप कोई भी कद्दू वर्गीय फसल लगा दें, जैसे तरबूज लगा दें, तो बेसिकली मिक्स फार्मिंग करें या फिर एक सीजन के बाद जो दूसरा सीजन है उसको यूटिलाइज करके, 75 दिन का 80 दिन का जो क्रॉप होता है उसको यूटिलाइज करके अगर कुछ करें तो भी मुझे लगता है कि आमदनी बढ़ाई जा सकती है ट्रेडिशनल क्रॉप से हटकर नए क्रॉप्स पे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप चर्चा करें। जी, एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि जो मान लीजिए आपने कोई भी संसाधन शुरू में आप नहीं यूज करना चाहते, आप कोई भी खर्चा नहीं करना चाहते, या फिर आपके पास उतनी आमदनी नहीं है जिससे कि आप नए तरह के नए संसाधन का उपयोग कर सके, तो एक बहुत ही जो छोटी सी पद्धति है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, बीज उपचार। बीज उपचार एक बहुत ही सरल और बहुत ही अनोखी पद्धति है जिससे बहुत ही फायदा होता है। फायदा के नाम पे मैं आपको जैसे बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जब आप बीज बाजार से खरीदते हैं तो बीज निष्क्रिय अवस्था में रहती है, बीज डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। बीज को सक्रिय बनाने के लिए, उसको एक्टिव बनाने के लिए कम से कम उसको 2 दिन धूप में रखें, सूरज की रोशनी में रखें, और उसके बीज को आपके पास जो संसाधन है उसी से कोट करें बुआई से पहले। हमने देखा है अपने गांव में या फिर और किसान भाइयों के साथ जो एफपीओ के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग बाजार से बीज लाते हैं और सीधे बुआई कर देते हैं। ऐसा करने से आप बचे। आपको जब आप बीज को सक्रिय करते हैं तो उसकी अंकुरण की क्षमता बढ़ जाती है। तो बुआई करने से पहले, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो बुआई करने से पहले आप बीज को कम से कम पानी में भिगो कर रख दें, तो उससे भी बीज एक्टिवेट हो जाती है और उसमें अंकुरण बढ़ जाती है। इसके लिए बीज उपचार का जो सबसे साधारण तरीका है वो है 1 किलोग्राम आप गोबर ले लें, 1 लीटर गाय का मूत्र ले लें और 100 ग्राम चूना ले लें। चूना को आप अलग बर्तन में ठंडा कर ले, क्योंकि चूना गर्म होता है जब पानी में जाता है। जब वो ठंडा हो जाए चूना, तो बताई गई सामग्री जैसे कि 1 किलोग्राम गोबर और 1 लीटर
गाय का मूत्र को, तीनों को मिला लें और उसमें आप बीज को 1 किलो बीज को मिलाकर रात भर भिगोने के लिए छोड़ दें और बुआई से 2 दिन पहले ये प्रक्रिया आप करें और बुआई के जस्ट 1 दिन पहले आप उसको निकाल के सुबह सुबह बीजों को छाया में सुखा लें। याद रखें भाइयों बहनों, छाया में सुखा लें, आप धूप में उसको ना रखें। उसके बाद ये जो बीज उपचारित हो जाती है, इससे 2 तरह का फायदा होता है। एक तो उसमें जो अंकुरन बढ़ जाती है, दूसरा प्रारंभिक दौर में उसमें कीट और बीमारी नहीं लगती है, इससे आप बच सकते हैं। ये एक सबसे सरल तरीका है जिससे कि आप पैदावार को बढ़ा सकते हैं बिना लागत बढ़ाए। जी जी बहुत से तो अभी अच्छा, बहुत सारे किसान लोग भाइयों को मैं बता दूं, बहुत से लोग अलग अलग फसलों के वैरायटीज के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये सवाल आप ऐप पर सवाल जवाब में डाल दें ताकि आपके जगह के हिसाब से आपको सही वैरायटी बताई जा सके। अब अन्यथा ऐसे थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे शंकर प्रकाश जी ने पूछा है सोयाबीन की का कौन सा बीज लगाएं, तो जब तक ये नहीं पता होगा कि आप कहाँ से हैं तब तक ये बताना मुश्किल होगा। तो आप ऐप में इस सवाल को डाल दें, आपका एक्सपर्ट जरूर उत्तर देंगे। उमेंद्र त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं क्या धान की रुपाई के बाद गोबर की खाद डाली जा सकती है? तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल डाली जा सकती है। तो अभी गोबर की खाद आप कभी भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। बस ध्यान रखें उपेंद्र जी कि उसमें ज्यादा पानी ना हो, नहीं तो वो सड़ा देगा खाद। जी, इसका बहुत ध्यान रखें आप लोग। करण लाल साहू जी छत्तीसगढ़ से हैं और उन्होंने पूछा है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं लेकिन खर्च ज्यादा और उत्पादन कम हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में मतलब स्पेसिफिकली कुछ ऐसी समस्या है या ये समस्या हर जगह पे ही है? जी हमने जो देखा है, धान की खेती की जो औसत जो समस्या है वो लगभग हर जगह है। आप बंगाल की अगर बात करें, बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो किसान जो नए तकनीक है उनसे अवगत कराना उन लोग को अब जरूरी है। जैसे मैंने सीरी विधि बताया, जैसे मैंने ये बताया कि जो किसान भाई 1 बीघे खेत में 2 बोरी यूरिया डाल देते हैं, जबकि 25 से 30 किलो यूरिया काफी है। तो हमें ये भी समझना आज के दौर में जरूरी हो गया है कि वो यूरिया जो ज्यादा जा रहा है उसकी कोई जरूरत नहीं है और वो भी एक कॉस्ट है मेरे लिए। अगर हम लागत को कम करते हैं तो भले मुनाफा अगर उतना नहीं हो रहा है, फिर भी जो गैप है लागत और मुनाफा में बढ़ जाएगा। ये जो लागत ज्यादा हो रहा है, इसमें आपको क्या ये कारण लगता है कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, जहां से उन्हें बताया जाता है कि कितना खाद या कितनी दवाई डालनी चाहिए, कहीं वो लोग तो ज्यादा नहीं बता देते हैं अपने निजी मुनाफे के चक्कर में? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि जो सही जानकारी अगर आप देखें, गांव में अगर आप जाते हैं और आप किसानों से अगर आप बात करते हैं तो पता चलता है कि कोई भी सीड जो नए मार्केट में आती है, करीब सैकड़ों तरह की प्रकार है, वैरायटी है, लेकिन बिना उसका टेस्टिंग किए हुए, बिना जांच किए हुए लोग इसको यूज कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक बताना चाहूँगा, हम लोग एक एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जी। उनके पास एक बीज बनाने वाली कंपनी आई और उन्होंने बोला कि हमारी बीज अगर आप यूज करते हैं तो आपका उत्पादन डबल हो जाए। उन्होंने भरोसा करके पूरा बीज खरीद लिया और क्या हुआ, उत्पादन उतना का उतना ही रह गया। तो इस तरह की भावनाओं में बहने से बचे। और जो सबसे यहाँ पे तरीके की बात है वो ये है कि आपको डेमो फार्मिंग करना आना चाहिए। डेमो फार्मिंग का मतलब हुआ कि अगर कोई भी नई किस्म की बीज, नई किस्म का पेस्टिसाइड, नई किस्म का केमिकल अगर आता है तो उसको पूरी ना खरीदे, उसको छोटे डोज में खरीदे, एक छोटी सीसी खरीदे और उसको एक छोटे से खेत के पोर्शन में, एक छोटे से खेत की इकाई में आप उसको यूज करके देखें कि उससे आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। उसके बाद ही आप उसका पूरा डोज खरीदें तो आपको फायदा होगा, नहीं तो क्या होगा, आपका एक सीजन बर्बाद हो जाएगा। किसान भाइयों इस बात का बहुत ध्यान रखें, बहुत सही चीज इन्होंने बताई है जो प्रोडक्ट वाली, कि अगर आपके पास मान के चलते हैं कि अगर 4 एकड़ खेत है तो सारा का सारा कुछ भी अगर जो आप नया ले रहे हैं इनपुट, वो पूरे खेत में न डाल के उसको
छोटा सा 10 कट्ठा 1 बीघा जितना भी आपको मन हो, एक छोटे से खेत के पोर्शन में आप उसको पहले इस्तेमाल करके देखें कि उसका रिजल्ट कैसा है। और यहीं पे मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि कृषिफाई ऐप इसी मूल कारण के लिए बनाया गया था कि अब ये जो निजी मुनाफे के कारण लोगों के बहकावे में आकर आप ज़्यादा पेस्टिसाइड या ज़्यादा फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर आके बाकी किसान भाइयों से भी आप सलाह ले सकते हैं, एक्सपर्ट किसानों से भी सलाह ले सकते हैं, एक्सपर्ट एग्रोनॉमिस्ट से भी आप सलाह ले सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कुछ डाउट हो, आप कृपया ऐप पर आकर पूछ लीजिए, उसके बाद ही आप खरीदने का कष्ट करें। इसके बाद बस एक सवाल और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। राहुल जी। जी बिल्कुल। रवि कुमार जी ने पूछा है कि जल संग्रहण के लिए की हमने बात की, तो जल संग्रहण के लिए राजस्थान में मरुभूमि में आसान तरीका क्या होगा? आपने बहुत ही कठिन सवाल पूछा है। मरुभूमि में आपको जैसे मालूम है कि जमीन के अंदर सतह पे जनरली पानी नहीं होती है, तो एक तो जो सरकार की जो परियोजना है जिसमें नहर की व्यवस्था की जाती है, जल संचय की व्यवस्था की जाती है, और साथ में हमने देखा है राजस्थान में कुछ जगहों पे जैसे जालौर और ये सब जगह पे जैसे वो लोग ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जिसमें पानी की जरूरत कम होती है। जैसे आप अगर बात करें तो अनार की खेती कर रहे हैं लोग मुनगा की फसल ले रहे हैं। मुनगा की फसल क्या होती है कि वो बहुत ही लाभकारी है, और मुनगा की फसल में पानी की भी जरूरत कम पड़ती है, और वो किसी भी रूखे और सूखे पर्यावरण में वो उपज जाता है। तो इस तरह का अगर आप फसल का चुनाव करते हैं तो इसमें आपकी पानी की समस्या दूर हो सकती है। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं राहुल जी। और आपने 2-3 बार एफपीओ शब्द का मेंशन कर दिया है, एफपीओ शब्द को। और अभी कुछ ही दिन पहले हमने ऐप में एक सवाल डाला था कि कितने लोग एफपीओ से जुड़े हैं या इसके बारे में जानते हैं। तो 500 से ज़्यादा लोगों ने तो सिर्फ ये कहा है आगे कि एफपीओ के बारे में हमें और जानकारी दीजिए। तो लोग एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सुने हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं है कि इसमें होता क्या है, इसका गठन कैसे करते हैं, और इसमें आगे क्या सरकार कैसे मदद करती है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए आप। बिल्कुल राजेश जी, धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारे एफपीओ से जुड़ा हुआ हूँ और हमने देखा है एफपीओ के बारे में। चलिए आज मैं एफपीओ के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा कि एफपीओ के ऊपर हम लोग क्यों ना एक सेशन रखें राजेश जी। तो एफपीओ के बारे में हम जानकारी के लिए आने वाले समय में मैं लोगों को बताता हूँ कि 1-2 हफ्ते के अंदर हम लोग एक पूरा लाइव सेशन सिर्फ एफपीओ के बारे में रखेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि कोई एफपीओ से के किसी डायरेक्टर को भी हम साथ में बुला लें, और उस पर हम लोग के गठन से लेकर के उसका पूरा कार्यक्रम कैसे चलता है। लेकिन आज थोड़ा सा 1-2 एफपीओ और भी कुछ योजनाओं के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। किसान भाइयों, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओ, ये व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के बीच आपूर्ति और मांग को समन्वित करने के लिए और बाजार की जानकारी, इनपुट, आपूर्ति और परिवहन सेवाओं जैसे प्रमुख व्यवसाय विकास सेवाओं तक पहुंचाने के लिए ये सुविधा प्रदान करती है। जैसे अगर मैं बात करूं एफपीओ की, तो एफपीओ एक समूह है, संगठन है, किसान का संगठन है। इसकी कुछ मैं सर्विसेज के बारे में बात करता हूं, जिससे कि क्या फायदा होता है, इसमें क्या सेवाएं मिलती है। सबसे पहला जो एफपीओ के साथ जुड़ने से फायदा क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज। एफपीओ फसलों के लिए ऋण, ट्रैक्टर की खरीद, पंप सेट, कुआं का निर्माण, पाइपलाइनों का निर्माण आदि कर सकता है, क्योंकि वहां पे एक क्लस्टर है, एक फार्मर ग्रुप है। इनपुट आपूर्ति सेवाएं, जैसे एफपीओ सदस्य किसानों को कम लागत और गुणवत्ता वाले इनपुट प्रदान कर सकता है, जिसमें उर्वरक है, कीटनाशक है, बीज है, स्प्रेयर है, पंप सेट है, सहायक उपकरण है, पाइपलाइन इत्यादि। आप जब पैकेजिंग की सेवाएं की बात करते हैं, खरीद की सेवाएं की बात करते हैं, तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाता है एफपीओ की, जैसे किसान अभी
सब लोग बिखरे हुए हैं, अलग अलग तरीके से अपने तरीके से खेती करते हैं, लेकिन एफपीओ सारे किसान भाइयों को एक संगठित करता है। तो आप यूं समझे कि एक आदमी अगर जाता है बाजार में 1 किलो बीज खरीदने के लिए, तो उसको रिटेलर एमआरपी पे ही देता है, लेकिन अगर वही किसान संगठित हो जाए और 100 किसान का समूह बना ले, तो अगर रिटेलर के पास जाता है तो वो 100 किलो बीज मांगेगा। तो स्वाभाविक है कि रिटेलर एमआरपी से नीचे रेट पे उसको बीज उपलब्ध कराएगा, क्योंकि उसे भी फायदा हो रहा है और कृषि समूह को भी फायदा हो रहा है। जब वो पैसा बचता है, उस पैसा से कृषि समूह और भी काम कर सकती है, जैसे और पेस्टिसाइड आप खरीद सकते हैं उसी पैसा से, उस पैसा से आप कुछ छोटे छोटे उपकरण खरीद सकते हैं। तो मुख्यतः ये फायदा होता है। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो आज किसान के साथ एक ये भी समस्या है कि हमने साहब उगा तो लिया, अब इसको बेचे कहाँ, बाजार में बेचे, किस तरह से बेचे। तो एफपीओ क्योंकि एक कंपनी एक्ट के अंतर्गत आती है, तो एक तरह से वो कंपनी ही होती है जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो किसान ही होते हैं। किसान के अंदर वो सारी एक संरचना होती है जो एक कंपनी के अंदर होती है, जिसमें सीईओ होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं। वो सारे लेवल के ऑफिसर्स उसमें काम करते हैं और सारे किसान होते हैं। इसमें फायदा क्या होता है कि जब आपके पास बेचने जाते हैं, आप जब किसी उपज को बेचने जाते हैं, तो आपके पास एक वैल्यू होता है, जैसे कि आपने 50 क्विंटल, 100 क्विंटल या 500 क्विंटल आपके पास एक साथ रहेगा। तो जब आप कोई कंपनी से बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण के तौर पे आईटीसी से अगर आप बोले, तो आईटीसी गेहूं अगर लेती है, तो अगर आप एफपीओ बना के काम करते हैं तो आप बल्क में उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं और उन्हें भी फायदा होगा कि एक जगह पे मुझे सारा सामग्री मिल गया। इसमें आप अपने हिसाब से पैकेजिंग करके बेच सकते हैं, आप अपने हिसाब से मार्केटिंग कर सकते हैं। ये सब सारा सुविधा मुहैया एफपीओ के अंदर होता है। आप प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी डाल सकते हैं। हमने देखा है, अगर आप छोटी सी एक बात करें तो मखाना जैसे बिहार में होता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मखाना होता है। तो मखाना के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बिहार में तो एक छोटी सी अगर आप संस्करण यूनिट, छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट डाल देते हैं, जिसमें मखाना को फोड़ने का मतलब खुद से वो टूट जाए, सेल से बाहर निकल जाए, अगर वो पैकेजिंग करके और खुद एक लेवल पे आप बेचते हैं तो मुनाफा लगभग 2 गुना ज्यादा हो जाता है। इस तरह से एफपीओ आपको मदद करता है। दूसरी बात, बीमा में जैसे फसल की बीमा हुई, आपके इलेक्ट्रिक मोटर्स पंप सेट हुए, ट्रैक्टर की, सबकी बीमा आपको एफपीओ प्रदान कर सकता है। सारे किसान भाइयों को तकनीकी सेवा प्रदान कर सकता है। तरह तरह के जो नए कौशल हैं, ज्ञान है, उसके स्तर को एफपीओ बढ़ा सकता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी संस्था आपके साथ जुड़ सकती है क्योंकि उन्हें भी एक किसान का समूह मिल रहा है। तो फायदा दोनों तरफ से। नेटवर्किंग की सेवाएं आपको मिल सकती है, जैसे आप अपने जो अलग अलग राज्यों में सालों भर कृषि का मेला होता रहता है, तो आप अपने एफपीओ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस मेले में और डायरेक्ट जो खरीदार हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमने ये देखा है कि एफपीओ जो आज के डेट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के राज्यों में अपने उत्पाद को बेच रहे हैं, वो इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि उन्होंने एक संगठित तौर पे काम करना शुरू किया है। तो एफपीओ बनाने का थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में कि एफपीओ कैसे बनाया जाता है, या सरकार इसके लिए कुछ, जैसे आपने बोला कि प्रोसेसिंग प्लांट या प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बिठा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि किसान को बेसिकली आप एक खुद का एक रोजगार की तरह, एक बिजनेस की तरह फिर किसान करने लग जाएंगे कि कंपनी होगी एफपीओ के माध्यम से किसानों की। तो ये जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का जो कॉस्ट होगा, उस कॉस्ट को कैसे वो क्या किसान को करना पड़ेगा या सरकार उसमें ही मदद करती है? जी बिल्कुल, जैसा कि एफपीओ जो बनता है, तो एफपीओ आपको जो समूह बनता है वो 2 तरह का समूह बनता है। एक कंपनी एक्ट के अंतर्गत बनता है, एक कोऑपरेटिव के अंतर्गत बनता है। तो इसमें क्या होती है, जो नाबार्ड है, नाबार्ड इसमें अहम भूमिका निभाती है। तो आप अपने क्षेत्र के जो नाबार्ड के मैनेजर हैं उनसे आप मिल सकते हैं और एफपीओ के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। नाबार्ड एक अहम भूमिका निभाती है
एफपीओ को बनाने में भी और एफपीओ को ग्रांट मुहैया कराने में भी। तो भारत सरकार का अभी जैसे एक स्कीम निकला है, इक्विटी ग्रांट स्कीम, जो एफपीओ ऑलरेडी पहले से जो बनी हुई है उसकी जितनी इक्विटी है, मतलब अगर जब शेयर की बात करें, अगर मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि अगर आपके पास 1000 किसान है और आप प्रति किसान ने 1000 रुपए दिया है, तो उसकी जो टोटल वैल्यू हुई, उस वैल्यू के बराबर का पैसा किसान अभी भारत सरकार एफपीओ के अकाउंट में दे रही है, जिसको इक्विटी ग्रांट स्कीम बोलते हैं। उससे आपको क्या फायदा होगा, आप और अधिक उपकरण खरीद सकते हैं, एक छोटा मिनी प्रोसेसिंग प्लांट डाल सकते हैं और उससे आप अपने बाजार में निवेश कर सकते हैं अपने सामान को खरीद के। तो मतलब एफपीओ में एक थोड़ा सा इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, इम्पोर्टेंट है कि एफपीओ में अगर 1000 किसान 1000 रुपए देकर अगर मेंबर बने हैं तो 10 लाख रुपए हुए, तो 10 लाख रुपए फिर सरकार ऊपर से भी और दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इक्विटी ग्रांट स्कीम उसी को बोलते हैं, जो अभी नई लॉन्च हुई है, इसी विगत साल लॉन्च हुई है। बहुत अच्छी। और एफपीओ को बनाने का भी ग्रांट मिलता है। ये ग्रांट डिपेंड करता है, 10 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, 10 लाख रुपए तक आपको ग्रांट मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो एफपीओ शुरू में 3 साल का इसका प्रक्रिया होता है, 3 साल तक एफपीओ को हैंड होल्डिंग किया जाता है, जो उसको सिखाया जाता है नाबार्ड की तरफ से, या जो कंपनी है जो एफपीओ बनाती है, हर क्षेत्र में अलग अलग संस्था जुड़ी हुई है जो एफपीओ बनाती है, वो एफपीओ बना के आपको किसान भाइयों तक पहुंचाती है और उसके बाद किसान भाइयों को मदद करती है बाजार तक पहुंचने में, और 3 साल तक वो उनको मदद करती है, जिसमें भारत सरकार एक अहम भूमिका निभाती है और उसमें ग्रांट एफपीओ को मिलता रहता है। उसके साथ क्योंकि कृषि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो राज्य सरकार से भी एफपीओ को फायदा मिलता है। जैसे कोई अगर आप ट्रैक्टर स्कीम है, अभी जैसे बिहार में अगर आप देखें तो अभी गोडाउन बनाने का स्कीम निकला था पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में, कि आपको गोडाउन बनाने के लिए वो लोग इंसेंटिव दे रही है, तो एफपीओ एक गोडाउन बना सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या आज के डेट में किसान भाइयों के साथ ये भी है कि वो लोग जब उनकी उपज हो जाती है तो उसको वो लोग स्टोर नहीं कर पाते हैं, वो लोग को हाथों हाथ बेचना पड़ता है, जिसके वजह से उनको भाव नहीं मिल पाता है। अगर वो अपने उपज को कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं तो उनको भाव बेहतर मिल सकता है। धन्यवाद। तो काफी कुछ तो आपने आज बता ही दिया एफपीओ के बारे में, और मैं बाकी किसान भाई जो हमें देख रहे हैं उन्हें बता दें कि कुछ ही समय में आने वाले टाइम में 1-2 हफ्ते के अंदर ही हम लोग एक पूरा का पूरा एक लाइव सेशन सिर्फ एफपीओ के बारे में करेंगे। तो आप या आपके कोई मित्र अगर एफपीओ से जुड़े हैं या एफपीओ से जुड़ना चाहते हैं या फिर एफपीओ बनाना चाहते हैं, तो आप उस लाइव सेशन में अपने सारे सवालों के जवाब पाइएगा। अभी हम लोग इस को थोड़ा सा हमारे पास बस 10 मिनट और बचा है, तो इसको बढ़ाते हुए जो दूसरी चीज हमें बात करनी थी परंपरागत कृषि विकास के बारे में, उसके बारे में कुछ बताइए। जी किसान भाइयों, एक और भी उत्कृष्ट भारत सरकार द्वारा परियोजना है जिसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। बहुत सारे किसान भाइयों को ये जानकारी होगी क्योंकि ये जैविक खेती के ऊपर उसी उद्देश्य से काम करती है। अभी जैसा हम लोग को मालूम है कि कोई भी अगर जैविक आप कार्य करते हैं या जैविक उत्पाद आप लेना चाहते हैं तो कम से कम 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है, मतलब 3 साल आपको खेत को कन्वर्ट करने में लग जाता है पूर्णतः जैविक। उसमें परंपरागत कृषि योजना एक तरह की आप कहिए कि नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के का एक घटक है, जिसका मेन जो उद्देश्य है वो आधुनिक विज्ञान के मिश्रण से जैविक खेती को कैसे टिकाऊ मॉडल के रूप में विकास कर सके, ताकि आपका जो लंबे समय तक दीर्घकालीन मृदा उर्वरता का निर्माण हो सके, मट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बढ़ सके और आपके जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उसकी संरक्षक हो सके। इसमें जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के ऊपर बात करते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का लक्ष्य इनका मुख्य रूप से काम आता है। अगर हम PKVY की उद्देश्य कृषि के उद्देश्य के बारे में अगर बात करते हैं तो ये क्या है, एक तरह से ये पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम PGS इंडिया प्रोग्राम के तहत ये लॉन्च हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं किसान का सहभागी के साथ
लॉन्च करना। इसमें किसान भाई खुद ही अपने आप को भाग लेके इसका मॉडल का निर्माण करते हैं। अपने आप को किसान भाई खुद ही सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं और वो जो सर्टिफिकेट मिलती है उस सर्टिफिकेट को हम लोग बोलते हैं पीजीएस इंडिया ग्रीन, जो शुरू लेवल प्रथम चरण पे होती है, जो पहले वार्षिक काल में और दूसरे वार्षिक काल में होती है, जिसको पीजीएस इंडिया ग्रीन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अंडर कन्वर्जन। और जब एक बार वो कन्वर्ट हो जाता है, पूर्णतः जैविक बन जाता है, तो उसमें एक नया लोगो जुड़ जाता है जिसको बोलते हैं पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सर्टिफिकेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की बात करें, जो एजेंसियां हैं, वो हजार रुपए लगती है उसको एक फसल को और एक मिट्टी के सैंपल को जांच कराने में, जबकि ये फ्री है अभी भारत सरकार द्वारा। इसको कैसे काम करते हैं, इसमें जो आपके लोकल क्षेत्र में जो रीजनल काउंसिल है, वो रीजनल काउंसिल से जुड़ के आपको क्लस्टर बना के कम से कम 50 एकड़ का एक समूह होना चाहिए, और वो 50 एकड़ के समूह में आप 10 किसान के साथ जुड़ सकते हैं, 20 किसान के साथ जुड़ सकते हैं, और ये एक क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग इसको बोला जाता है। क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच है, जो कि नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत ये इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो हमने ये प्रोजेक्ट किया है वाराणसी में, मिर्जा मुराद और परमंदापुर जगह पे। ये प्रोजेक्ट में हमने 300 किसान भाइयों को इनरोल कराया, और उस 300 किसान भाइयों को इनरोल करा के लगभग हमने 6 ग्रुप बनाया, लगभग 6 ग्रुप 50-50 किसान भाइयों का, क्योंकि औसतन एक किसान भाई का 1 एकड़ अगर जमीन पकड़ते हैं तो 50 एकड़ जमीन हुआ, तो हमने 6 ग्रुप बना के इस पे काम किया। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो सारी वर्मी कंपोस्ट है, नाडेप है, वर्मी फिट है, ये सब सारा इंसेंटिव जो है डीबीटी के माध्यम से किसान भाइयों के अकाउंट में जाता है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। उसके बाद जो संस्था जिसके साथ आप जुड़ के काम कर रहे हैं, वो सारी संस्था आपको ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग के बाद आपके फसल के मार्केट लिंकेज के ऊपर भी काम किया जाता है कि ये जब ऑर्गेनिक हो रही है तो इसको एक अच्छे दाम में बाजार में उपलब्ध कराया जाए सर्टिफिकेट के साथ। यही एक उद्देश्य है भारत सरकार का इस प्रोजेक्ट को लाने में, ताकि जैविक के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। मैं एक बार जल्दी से कुछ सवाल लेना चाहता हूँ। अश्विनी कुमार शाह जी पूछ रहे हैं एफपीओ से जुड़ने के लिए क्या करना होगा। ऐसे तो इस पर हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे, लेकिन क्योंकि इन्होंने पूछ लिया है तो थोड़ा सा अगर 1-2 लाइन में आप इसका कुछ जवाब दे सकें। जी अश्विनी जी, एफपीओ में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको एफपीओ का संगठन करना पड़ेगा। इसमें आपको किसान भाइयों को एकत्रित करके पहले एक छोटी समूह बनानी पड़ेगी, 20-20 किसान भाइयों का और 25-25 किसान भाइयों का एक छोटा समूह होगा। ये सब सारे समूह को अगर मिला दे तो एक बड़ा क्लस्टर बन जाता है। तो सबसे पहले आपको सारे किसान भाइयों को एक मंच पे लाना होगा, और एफपीओ का महत्व होता है, जैसे अभी हमारी सरकार भी बात कर रही है, यूपी सरकार, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप, एक डिस्ट्रिक्ट में एक फसल के ऊपर काम किया जा सके और उसको नेशनल लेवल पे लेके जाया जा सके। तो एफपीओ का भी महत्व ऐसा ही होता है कि आपको एक फसल चुनना होगा कि किस फसल के ऊपर सारे लोग, किसान लोग संगठित होकर उस पर काम कर सकेंगे। जी जी अश्विनी जी, आपको उत्तर मिल गया है और आप अगले सेशन में भी जरूर आइएगा। रणधीर प्रताप सिंह का कमेंट मैं पढ़ना चाहूंगा। तो इन्होंने कहा है बातें बहुत होती हैं, लेकिन धरातल पर आपके द्वारा बताई गई बातें को कोई सुनता नहीं है। किसान भागदौड़ के थके, उन्हीं से बीज खाद खरीदना मजबूरी है। आप चैनल से कोई भी बात करें, लेकिन धरातल पर इसका कोई फायदा नहीं है। सिस्टम वहां अपने फायदे के लिए कार्य कर रही है। बिल्कुल सही बात बोला आपने, और ये बात एकदम 100% सच है। इससे मैं एकदम आपके साथ हूँ इस बात पे। हमने ये देखा है, जब गांव में जब हम लोग काम करते हैं धरातल पे, हालांकि हमारा समूह अभी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग लगभग 1000 किसानों के साथ काम कर रहे हैं। तो उनके साथ काम करने से हमें ये फायदा हुआ कि एटलीस्ट जो कम से कम जो उनकी जो खुद की जो बेसिक लागत थी वो कम हुई है। छोटी बातों का ध्यान रख के उनकी लागत कम हुई है। सही जानकारी
का अभाव था। हमने छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बना के डायरेक्ट डीलर से बात करके, सर्टिफिकेट्स एजेंसी से बात करके कि सीड मुहैया कराई जा सके, और ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब सारे किसान एक साथ इकट्ठा हुए। अगर कोई भी किसान अकेले जाके बाजार में बात करेगा और सब अपने अपने तरीके से सोचेंगे तो आज भी आपकी बात लागू रहेगी। जी बिल्कुल सही कहा रणधीर जी, और काफी सोचने वाली बात है कि आज जो भी बातें कर लें, अगर आप कह रहे हैं कि धरातल पर इसका फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा जैसा राहुल जी ने बताया कि छोटे छोटे प्रयास हैं और इन प्रयासों से ही कुछ बड़ा चेंज लाया जा सकता है, तो ये चेंज जरूर आएगा। राजेश जी, मैं एक और चीज मैं आपको थोड़ा अपडेट कर दूं। मैंने एक और पॉइंट लिखा था कि खेती में डीजल की बचत कैसे करें, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल, बहुत बड़ा पॉइंट। तो इसमें मैंने छोटी छोटी कुछ बातों पर ध्यान दिया है, वो बात मैं आपके सामने, किसान भाइयों के सामने मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहले ट्रैक्टर के जो इंजन में हवा जो चली जाती है, जिसकी वजह से टैपिट में बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है, टप 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 की आवाज सुनाई देती है टैपिट में, इसकी वजह से डीजल की खपत बढ़ जाती है। तो टैपिट को तुरंत टाइट करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, अगर आपका इंजेक्टर और इंजेक्शन पंप ठीक है, ठीक होने पर भी अगर इंजन से काला धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब आप इंजन पे पड़े अतिरिक्त बोझ की निशानी है। इंजन जो है वो ज्यादा दबाव में काम कर रहा है, तो अतः उसके बोझ को आपको कम करना चाहिए, उस पर लोड कम डालें। ट्रैक्टर जब भी इंजन ठंडी रहे, जब सुबह सुबह आप खेत पे ट्रैक्टर लेके निकलते हैं, तो एकदम से उस पे लोड ना डालें। उसमें क्या होता है कि जो भी इंजन ऑयल होता है, जो तेल होता है, वो जमीन धरातल में चिपका रहता है, और वो जब इंजन जब चलती है तो पिस्टन के जरिए वो सारा तेल उस कंपार्टमेंट में फैलता है, तो उसमें समय लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके इंजन के भीतर कल पुर्जों में दबाव पड़ने की वजह से वो जल्दी खराब हो सकता है। तो आप पहले इंजन को तुरंत स्टार्ट करने के बाद काम न लें, आप 2 मिनट 3 मिनट चला लें, उसके बाद खेत पे काम लें। पहियों में हवा का दबाव एकदम जांच करते रहें, और जो निर्देश पुस्तिका में दिए जाते हैं उसका सुझाव का पालन करें। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज मैंने देखा है अपने किसान भाइयों के साथ, कि वो ट्रैक्टर को कैसे घुमाएं। ट्रैक्टर लोग चौड़ाई में घुमा देते हैं, कभी लंबाई में घुमा देते हैं। तो मैंने ये देखा है कि ट्रैक्टर को हमेशा अगर लंबाई के स्वरूप ही घुमाएं। अगर खेत लंबी है तो लंबाई में घुमाने से ट्रैक्टर को क्या होगा, ट्रैक्टर का घूमना कम होगा और डीजल की खपत कम होगी। चौड़ाई के बजाय लंबाई में ट्रैक्टर को घुमाएं। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब मैं पंप सेट की अगर बात करूं, तो पंप सेट ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा अगर आप इंजन का प्रयोग करेंगे तो डीजल ज्यादा लगेगा और पानी कम निकलेगा। तो उसके लिए क्या है, तो आपका जो जल का उपलब्धता है उसके हिसाब से ही इंजन और पंप का चुनाव करें, ना कि किसी ने बोल दिया उसके हिसाब से अपने पंप का चुनाव कर लिया। अधिक दूरी से पानी खींचने से पंप सेट ज्यादा डीजल लेता है, इसलिए पंप सेट वहीं लगाएं जहां जल करीब हो, जल के सतह के करीब ही पंप सेट लगाएं, जिससे कि डीजल की खपत कम होगी और वो पानी को मेड़ के जरिए या पाइप के जरिए उसको पहुंचाने की कोशिश करें। जो पंप सेट में और घिरनी में जो बेल्ट लगी रहती है उसको ढीली बिल्कुल ना होने दें, उसको हमेशा टाइट रखें, और जो जितनी सारी घिरनियां होती है, जो पुली होती है, उसको एक सीधी में रखें। उसके वजह से भी डीजल की खपत बढ़ती है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंप सेट से जो बाहर पानी फेंकने वाले नल जो होते हैं उसको ज्यादा ऊंचाई पे ना उठाएं। जितना ज्यादा आप उठाएंगे पंप सेट पे भार उतना पड़ेगा और उतना ही अधिक डीजल खर्च होगा। तो पंप सेट के जो ऊंचाई हो जो नल की उसकी कम रखें, जिससे कि आपका डीजल खर्च कम होगा। किसान भाइयों, ये सब पॉइंट हमने नोटिस किया है, हमने अपने दिनचर्या में देखा है, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं। ये बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन की, छोटी छोटी टेक्निकल जानकारी भी किसानों को अगर रहे तो वो लागत को कम कर सकते हैं। और जैसा हम देख सकते हैं कि राहुल जी ना सिर्फ खेती में एक्सपर्ट हैं, ना सिर्फ खेती में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि पेशे से इंजीनियर हैं, और इन्होंने आपको बहुत बढ़िया टेक्निकल नॉलेज भी दिया। तो लगभग प्रोग्राम अब खत्म होने को आ गया है, लेकिन 1-2 लोगों के कुछ कमेंट्स को अगर पढ़ लें तो जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि हेलो सर, कॉन्फ्रेंस में लें। आप कॉन्फ्रेंस के पार्टी हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, और राहुल जी वीडियो से आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं।
श्रवण कुमार जी ने पूछा है सोलर पंप 5 किलोवाट का लगाने में कितना धन लगता है और यूपी सरकार अनुदान देती है क्या? तो इसमें तो सरकार तो अनुदान दे ही रही है। जी बिल्कुल, इसके ऊपर आपको ऐप के माध्यम से और भी जानकारी दे दी जाएगी। कुसुम योजना निकली है भारत सरकार द्वारा सोलर पंप का, जिसकी जो सब्सिडी है और जो लागत है उसके बारे में आप ऐप के माध्यम से जानकारी आपको भेज दी जाएगी। जयदेव कन्नौजिया जी पूछ रहे हैं नेक्स्ट सेशन कब होगा? मैं अपने इलाके में एफपीओ का गठन करना चाहता हूं। अभी तो हम लोगों ने डेट फिक्स नहीं किया है जयदेव जी, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग अगला सेशन करेंगे और राहुल जी आपकी पूरी एफपीओ के गठन के पूरी प्रक्रिया के बारे में आपकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल जयदेव जी, अगर आप एफपीओ बनाना चाहते हैं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कृपया करके पहले आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रख ले एफपीओ बनाने से पहले, और आप कितने किसान के साथ काम करना चाहते हैं और कौन सी फसल पे काम करना चाहते हैं, तो उस दिन की डिस्कशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जी बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और संध्या जी ने एक सवाल पूछा और मेरा भी सवाल है कि एफपीओ बनाने के लिए जैसे किसान क्या एक ही गांव के होने चाहिए या एक ही तहसील के होने चाहिए एफपीओ का गठन करने के लिए, या अलग अलग जगहों से भी मिलकर कर सकते हैं? आप अलग अलग गांव के किसान भी मिलकर कर सकते हैं और अलग अलग आप ग्राम पंचायत के किसान भी मिलकर एक समूह बना सकते हैं। जितनी बड़ी एफपीओ होगी उतनी ही फायदा होगी। अगर एक एफपीओ में 5000 किसान है तो इससे अच्छी बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो कोशिश आप ये करें कि शुरू के दौर में जो हमारी जो जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू के दौर में जो आपके किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ आप काम करें और उनको एक साथ मंच पे लाने की कोशिश करें, क्योंकि जब मैं एफपीओ के बारे में बताऊंगा तो इसमें मैं और भी जानकारी दूंगा कि किसान के मानसिकता के ऊपर भी बात करूंगा कि जब एक साथ समूह में लोग आते हैं तो उनको मैनेज कैसे करना है। तो ज़्यादा समय आपका और नहीं लेंगे, ऑलरेडी आपने 1 घंटा निकाला था, हम लोग 5 मिनट एक्स्ट्रा ले चुके हैं। बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं कि ये लाइव का जो हमने नया इनिशिएटिव लिया है, आज हमारा दूसरा लाइव सेशन था एक्सपर्ट के साथ और अगला लाइव सेशन हमारा कल ही है। कल फिर से 11 बजे मशरूम की खेती पर मशरूम के एक्सपर्ट डॉक्टर इनके विद्यार्थी के साथ हम लोग एक सेशन करेंगे जिसमें वो बात करेंगे बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम की खेती के बारे में। तो कल फिर लाइव में आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी का यहाँ आने के लिए। समय थोड़ा कम है, लोगों के सवाल रुक नहीं रहे हैं, लेकिन उन सभी सवालों का जवाब एक्सपर्ट आपको देंगे। आप निराश ना हो। अगर कोई सवाल कमेंट में रह जाता है तो आप लोग सवाल जवाब में आकर सवाल पूछते रहिए। हर दिन 5000 से ज़्यादा लोगों के भी सवालों का उत्तर हम लोग दे रहे हैं इस ऐप के माध्यम से, तो आप लोग सवाल पूछते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। जाते जाते 1-2 लाइन आप कुछ किसान भाइयों के लिए कह जाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद कृषिफाई के टीम का मुझे आमंत्रित करने के लिए और आप सभी किसान भाइयों का अपना कीमती समय निकाल के हमारे बातों को रखने का मौका दिया आपने। एक बहुत बड़ा धन्यवाद हमारे किसान भाइयों के लिए जो हमारे अन्नदाता हैं। आज के लॉकडाउन में लगभग सारी महंगी सामान के शोरूम बंद हैं, जैसे टीवी, कार, बाइक, सब के दुकान बंद है। आज हमें पता चला कि इन सब चीजों के बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं, पर भोजन के बिना नहीं। सारा श्रेय हमारे किसान भाइयों का है। आज वो खेत पर काम कर रहे हैं और फसल और सब्जी उगा रहे हैं, तभी हम खा रहे हैं। आज के कठिन दौर में आप सभी किसान भाइयों को सलाम, और आपके चलते आज हमारे घर के बच्चे का पेट भर रहा है और वो अच्छी नींद ले रहे हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य रखना चाहूँगा।